तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइज हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक मैसिव अनाउंसमेंट देखते हुए। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस करा है जापान टूर। 5 साल बाद आने वाले हैं लोग जापान। यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई ट्वीट करके अनाउंस करा, दिस समर डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न्स टू जापान फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 ईयर्स। डेट्स देख लो भाई, जुलाई 25 की डेट है, एडियन एरेना इन ओसाका जापान। उसके बाद जुलाई 26 एंड 27 रियोगोकू एरेना इन टोक्यो जापान। टिकट्स ऑन सेल जून 1 वाया ई प्लस फलाना ढिमकाना। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई अनाउंस करा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है जाने वाली है जापान 5 साल बाद, यानी कि आखिरी बार इसका मतलब 2019 में गए होंगे अगर मैं गलत नहीं हो तो। ये पहला जो शो होगा इनका इस टूर का वो होने वाला है 25 जुलाई को एडियन एरेना से, दूसरा तीसरा होगा 26 जुलाई को, 27 जुलाई को ये होगा रियोगोकू एरेना कहीं से। तो भाई ये 3 शोज होने वाले हैं इस टूर के अंदर, तीनों लाइव इवेंट्स हैं। अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई 5 साल बाद प्लान कर रही है यहाँ पे जाने की। आई मीन भाई ये एक अच्छी चीज़ है, डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्सपैंड कर रही है, आपको मालूम है जैसा सब कुछ। डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत सारे टूर्स कर रही है अलग अलग जगह पे जाके, तो जापान में भी भाई ये लोग जा रहे हैं एंड अभी के हिसाब से एक पॉजिटिव साइन है डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक्सपेंशन का। आगे जाके क्या पता जापान में भी एक पीएलई आपको देखने को मिले मे बी 2025 में, बिकॉज आई थिंक 2024 तो बहुत ही ज़्यादा टाइट है। अभी के हिसाब से भाई ये एक मैसिव अनाउंसमेंट निकल के सामने आई डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। क्या सोचते इसके बारे में कमेंट करके बताओ। चारों दिशा में चले गए हैं भाई, ये थोड़ा इंडिया में भी आ जाते तो मज़ा आता। खैर आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेके, एंड शायद आपको फैक्ट पसंद आए या फिर नहीं भाई वो आप लोग बताना, ठीक है। मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। फैक्ट ये है कि ये जो मंडे नाइट रॉ में हमने इयो स्काई एंड लायरा वेलकारिया का मैच देखा जिसमें लायरा वेलकारिया को विक्ट्री मिली, ये वाला जो मैच था भाई, ये मैच 2021 के क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट से लंबा था। यानी कि 2021 के क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट्स में जितने मैचेस हुए ना भाई, जितने भी मैचेस सारे के सारे काउंट कर दो, वो सब मैचेस काउंट करोगे एक साथ कंबाइन करोगे तो 18 मिनट्स के होंगे। एंड ये इकलौता इयो स्काई लायरा वेलकारिया का मैच 19 मिनट का था। इयो स्काई वर्सेस लायरा वेलकारिया लास्ट नाइट वाज लॉन्गर दैन एवरी मैच इन द 2021 क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट कंबाइंड। ये काफ़ी शॉकिंग चीज़ है खुद में अगर आप सोचोगे तो, कि 2021 का पूरा टूर्नामेंट, उसमें जितने भी मैचेस हुए, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स, क्वालिफायर, सबके सब, वो जितने भी थे भाई, सारे के सारे मैचेस कंबाइन करोगे तो उनकी लेंथ 18 मिनट की ही होगी। एंड ये इयो स्काई लायरा वेलकारिया का इकलौता मैच 19 मिनट का था। तो इससे डिफरेंस पता चल रहा है कि विंस मैकमैन के एरा में एंड ट्रिपल एच के एरा में कितना डिफरेंस है। हालांकि मैं यहाँ पे किसी को अप्रिशिएट नहीं करूँगा, मैं ये नहीं कह सकता कि ये 19 मिनट का मैच बहुत अच्छा था, ये ज़्यादा बेटर था, वो मैं नहीं कह सकता, बिकॉज सबकी अपनी चॉइस है। एंड इतना तो मुझे मालूम है कि इंडिया के अंदर स्पेशली लोगों की प्रायोरिटी कहीं से भी विमेंस रेसलिंग नहीं है। अगर स्पेशली बेकी लिंच, बेली या फिर शार्लेट नहीं है, रॉन्डा राउजी नहीं है, तो देन तो बिल्कुल ही नहीं है किसी की प्रायोरिटी डब्ल्यूडब्ल्यूई में विमेंस रेसलिंग। लेकिन इसके बावजूद विमेंस रेसलिंग के लिए एक अच्छी चीज़ है एंड शायद ये एक और साइन है कि आने वाले टाइम में हमें एवोल्यूशन 2 देखने को मिले, जिसकी डिमांड बेली यानी कि करंट विमेंस चैंपियन ने करी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि वाइपर रैंडी ऑर्टन को लेकर हैं। रैंडी ऑर्टन के फैंस के लिए भाई एक अनफॉर्चुनेट अपडेट हो सकती है, बिकॉज रैंडी ऑर्टन मोस्ट लाइकली एक बार फिर से एक और पीएलई के अंदर हारने वाले हैं। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी भाई, आपको शायद याद होगी न्यूज़ जब मैंने आपके साथ शेयर करी थी कि सर्वाइवर सीरीज़ में आने के बाद रैंडी ऑर्टन बैक टू बैक हारते आ रहे हैं पीएलईज के अंदर। सर्वाइवर सीरीज़ में तो भाई रिटर्न हुआ था, ऑब्वियसली वॉर गेम्स मैच जीतना था, तो वो तो चलो एक्सेप्शन है। उसके बाद रॉयल रंबल के अंदर हारे रैंडी ऑर्टन मल्टीपर्सन मैच में। हालांकि वो सेफ बच रहे हैं, किसी भी तरीके से वीक नहीं लग रहे हैं, लेकिन स्टिल हार जा रहे हैं, विक्ट्री नहीं मिल रही है। रॉयल रंबल में हारे, उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर मैच में हारे, उसके बाद रेसलमेनिया में हारे, देन बैकलेस में भी हार गए। तो अभी तक जितने मैचेस हुए थे भाई वो मल्टीपर्सन मैचेस थे एंड रैंडी ऑर्टन उन सब में हारते आए हैं पीएलई के अंदर अपने रिटर्न के बाद। सर्वाइवर सीरीज छोड़ दो तो अभी किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर मोस्ट लाइकली वो गुंथर को फेस करेंगे एक सिंगल्स मैच के अंदर, एंड ये होगा किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल्स। एंड यहाँ पे बिकॉज ये किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का मैच है, बिकॉज ये फाइनल मैच है, तो यहाँ पे भाई मोस्ट लाइकली रैंडी ऑर्टन हारेंगे ही। अगर एक सिंपल मैच होता गुंथर एंड ऑर्टन के बीच में तो देन बहुत ज़्यादा चांसेस रहते कि यहाँ पे रैंडी ऑर्टन जीत जाए, लेकिन क्योंकि ये किंग ऑफ द रिंग का फाइनल्स होने वाला है एंड बिकॉज गुंथर हैं रिंग जनरल तो वही बनेंगे मिस्टर किंग ऑफ द रिंग, तो मोस्ट लाइकली भाई यहाँ पे गुंथर जीतेंगे। रैंडी ऑर्टन वंस अगेन एक और पीएलई के अंदर हारेंगे एंड ये पीएलई में हारने की स्ट्रेक इनकी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर, यानी रॉयल रंबल में हारे, उसके बाद हारे भाई एलिमिनेशन चेंबर में, उसके बाद रेसलमेनिया में, उसके बाद बैकलेस में, एंड अभी सऊदी अरेबिया में किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर भी मोस्ट लाइकली लेजेंड किलर वाइपर हारने ही वाले। ये एक अच्छी स्ट्रीक तो किसी भी कंडीशन में नहीं है। एक तो भाई रैंडी ऑर्टन को कोई पर्टिकुलर एक लंबी फ्यूड नहीं मिल रही है 2-3 महीने 4 महीने की, जिसमें रैंडी ऑर्टन पूरा इन्वेस्ट करे, उसके आउटकम को देखने में मजा आए। रैंडी ऑर्टन एक अपोनेंट से हारते हैं, उसके बाद अगले अपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, फिर हारते हैं, फिर अगले अपोनेंट की तरफ, तो वो चीज़ पसंद नहीं आ रही, थोड़ी सी कुछ वर्क करना पड़ेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे हार जाएंगे तो एक डिफरेंस ये रहेगा कि अभी तक तो मल्टीपर्सन मैचेस में हारते आए थे पीएलई के अंदर, लेकिन
अभी एक सिंगल्स मैच के अंदर भी हार जाएंगे। तो ये है कुछ भाई रैंडी ऑर्टन को लेके अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर। तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो से स्पोर्ट्स कीरा के बिल एप्टर ने क्वेश्चन पूछा कि क्या आप कंसीडर करते हो जजमेंट डे को लीव करना, जजमेंट डे से अलग होना। तो डोमिनिक मिस्टीरियो का रिएक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस चीज़ के ऊपर। वो कहते हैं नेवर नेवर, जजमेंट डे कमिटमेंट इज़ फॉर लाइफ, एज लॉन्ग एज आई कैन हैव मामी एंड द क्रू बाय माई साइड आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन अलाइव। तो कहते हैं नेवर, यानी कभी नहीं, 2 बार कहते हैं इस चीज़ को। जजमेंट डे की जो कमिटमेंट है, इस फैक्शन की जो कमिटमेंट है वो ज़िंदगी भर की है। कहते हैं कि जब तक मेरे साथ मामी है एंड मेरा क्रू है, यानी कि जेडी मैकडोना, फिन बैलर, डायमंड प्रेस्ट, तब तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती एंड मैं हैप्पीएस्ट मैन अलाइव हूँगा, ये कहना है इनका। लेकिन स्टोरी तो कहीं और ही जा रही है भाई। मोस्ट लाइकली ये अलग होंगे ही होंगे, लेकिन ये कुछ कॉमेंट इंटरेस्टिंग करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। कहते हैं कि वो अलग नहीं होने वाले हैं जजमेंट डे से। अभी देखो मेरे हिसाब से तो पूरी की पूरी जजमेंट डे ही अलग होगी। अभी जो लिव मॉर्गन ने फिन बैलर के साथ भी स्पॉट करेगी, सेम कार से दोनों निकले, तो लिव मॉर्गन तो भाई हर तरफ ही जा रही है, कहीं डोमिनिक तो कहीं भाई फिन बैलर, क्या पता अभी डायमंड प्रिस्ट के पास एंड देन जेडी मैकडोना भी में भी। तो अभी के हिसाब से भाई ये कुछ है कि पूरी जजमेंट डे को अंदर से खोखला करेंगी, मुझे यही लगता है लिव मॉर्गन। एंड उसके बाद ये जजमेंट डे टूटेगी, वो कहते हैं ना एक लड़की के चक्कर में, तो वही सीन होगा यहाँ पे। फिलहाल डोमिनिक काफ़ी भाईचारे की बात करते हैं, देखते हैं भाई वक्त बताएगा आगे क्या होता है। खैर गाइस, हम लोग कवर करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी जो कि जेकब फाटू को लेके। जेकब फाटू के ऊपर कमेंट करा है भाई रिकिसी ने। रिकिसी का क्या कहना है? रिकिसी कहते हैं कि वो जेकब फाटू को काफ़ी एक अलग विजन से देखते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ टॉप टियर ब्लड लाइन मेंबर्स में से एक वो हो सकते हैं, यानी कि अनोवा फैमिली से आने वाले, समोन डायनेस्टी से आने वाले कुछ बेस्ट में से बेस्ट हो सकते हैं जेकब फाटू। आगे कंटिन्यू करते हैं, कहते हैं कि मैं अगर बुक करता तो मैं तो ये चाहता कि वो डायरेक्ट ब्लड लाइन में ना आके वो कुछ इस तरीके से बुक किया जाए कि पहले वो डोमिनेट करे टॉप रेसलर्स को। मतलब ये तो पता है कि ब्लड लाइन में जाएगा तो उसे रोमन, जिमी, जे ये सब कैरी कर लेंगे, लेकिन मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता कि वो एक नई स्टोरी के साथ ही आए एंड वो डोमिनेट करना चालू करे सारे के सारे टॉप टैलेंट्स को, एंड वो किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का बाउंड ना हो। ये नहीं कि रॉ में है तो रॉ में रहे, स्मैकडाउन में तो स्मैकडाउन में रहे, लोग ड्रीम मैचेस ना बना पाए उसके लिए कि भाई अब यहाँ पे तो इसी के साथ लड़ेगा, ऐसा ना हो। वो कहते हैं कि दोनों ब्रांड में जाए एंड हर जगह तोड़ फोड़ मचाए, सबको डोमिनेट करे, एंड देन इवेंचुअली जब टाइम सही हो, जब उसे लगे कि हाँ भाई अब सही में ब्लड लाइन की स्टोरी ज्वाइन करनी चाहिए, तो देन वो ज्वाइन करे ब्लड लाइन की स्टोरी। एंड उसके बाद अगर रॉक को फेस करना है तो रॉक को फेस करे, रोमन को फेस करना है तो रोमन को करे, बाकी जिसको करना है उसको करे। तो अभी के हिसाब से भाई जेकब फाटू को लेके ये कुछ कहा है किसी ने कि उनके अकॉर्डिंग जेकब फाटू की बुकिंग ऐसी होनी चाहिए कि पहले वो डोमिनेट करे टॉप टैलेंट्स को, बहुत सारे टॉप टैलेंट्स को। अब इसमें रैंडी ऑर्टन, ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स, कई सारे नेम्स आ सकते हैं, आपके ऊपर आप किसको टॉप टैलेंट कंसिडर करते हो। एंड उसके बाद वो ब्लड लाइन की स्टोरी बाद में कंटिन्यू करे ज्वाइन करके। अभी के हिसाब से भाई ये कुछ कहा है किसी ने कि आपको लगता है कि WWE कर सकती है, कमेंट करके बताना जरूर से। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग। मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।